हाय फ्रेंड्स, मैं हूं श्रेयस जय जैन। हमारा पेज है लॉजिक एक्सपर्ट। ये बताना चाहूँगा कि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। आई होप यू अप्रिशिएट द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया में ये काफी बर्निंग टॉपिक है। काफी पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में हर बार ये डालती है कि वो जैसे वो रूलिंग पावर में आ जाए वो आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देगी। आइए अब हम देखते हैं कि क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, क्या लीगली ये पॉसिबल है। हम इसके आज लीगल एस्पेक्ट्स पे रिसर्च करेंगे और मैं मेरा जो नॉलेज है वो आपसे शेयर करूंगा। चलिए, सबसे पहली बात है आर्टिकल 370 क्यों लाया गया, इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आपको ये बेसिक चीज पता रहनी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 370 लाया गया था क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, तब उस टाइम पे सारी रियासतें थी, अलग अलग रियासतें थी, टेरिटरी थी। उनको जब अगर किसी रियासत को इंडियन यूनियन में ज्वाइन करना है तो दो चीजें साइन करनी पड़ती है वहां के राजा को। एक है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और एक होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर। अब बाकी सारी रियासतें ने ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है वो साइन किया था और वो इंडियन यूनियन का पार्ट बन गए थे। पर उसी टाइम पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कश्मीर का। कश्मीर के जो राजा थे उस टाइम पे 1947 के टाइम पे, राजा हरि सिंह, उन्होंने ये साइन करने से मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि कश्मीर को एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी रहना चाहिए, ना कि इंडिया में विलय होना चाहिए। तो उनका ये स्टैंड था। तो अचानक से बाद में कुछ दिनों बाद पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान ने वहां पे घुसपैठ किया और कश्मीर पे कब्जा करने की कोशिश की। उस टाइम पे राजा हरि सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसके बदले में राजा हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए बोला, ताकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की वजह से इंडियन आर्मी हैव द लीगल राइट टू एंटर द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये तो साइन हो गया और इंडियन आर्मी ने कश्मीर को बचा लिया पाकिस्तान के हाथों। तो पोजीशन तो इंडिया के पास आ गया, पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर साइन नहीं हो पाया। और जब तक ये इंस्ट्रूमेंट साइन नहीं होता है तब तक लीगली इंडियन गवर्नमेंट हैव नो कंट्रोल ओवर द पर्टिकुलर टेरिटरी दैट इज इन आके स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो अब ये साइन हो गया पर ये पेंडिंग रहा और ये दोनों जब तक नहीं हो जाता है तब तक ये इंडियन यूनियन में नहीं आएगा कश्मीर। अब इतने में ही यूनाइटेड नेशन से प्रेशर आने लगा और उस टाइम के जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि इतने बोल्ड लीडर नहीं थे और अच्छे डिसीजन नहीं ले पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा हरि सिंह को ये साइन करवाने के बदले उन्होंने रेडियो में डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया में जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम होगा। उसका मतलब क्या कि वहां की जो पॉपुलेशन है उनका ओपिनियन लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। अब क्योंकि कश्मीर में मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम था, जो कि कभी भी इंडिया के साथ ये विलय होने में कभी भी ये नहीं थे, सहमति उनकी थी नहीं। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू को आर्टिकल 370 लाना पड़ा। यह आर्टिकल क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। आर्टिकल 370 इंडिया को लीगल राइट देता है। लीगल राइट किस चीज पे? जम्मू एंड कश्मीर पे। मतलब कि आर्टिकल 370 is an article which creates a legal relation between India and Jammu and Kashmir. So, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको ये बताता हूँ, इसका लीगल इम्पैक्ट क्या है। ये साइन होता अगर तो वो जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्टेट ऑफ इंडिया हो जाता, पर क्योंकि ये साइन नहीं हुआ तो टेम्पररी प्रोविजन लाया गया आर्टिकल 370, जिससे जवाहरलाल नेहरू को लगा कि टेम्पररी एक लीगल रिलेशन हो जाए तो एटलीस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट मिल जाएगा और एक प्रूफ बन जाएगा कि इंडिया को लीगल राइट है कश्मीर के ऊपर, इसलिए आर्टिकल 370 लाया गया। अब इसको रिमूव कैसे किया जाए, आजकल जो डिबेट है कि इसको रिमूव कैसे किया जाए, तो इसको रिमूव करने के लिए आर्टिकल 370 में ही
सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? सबसेक्शन 3 बोलता है कि आर्टिकल 370 उसका रिमूवल का प्रोसेस बताता है कि आर्टिकल 370 प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर से रिमूव हो सकता है। अब मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए कि नॉर्मली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, कोई भी आर्टिकल को मॉडिफिकेशन या फिर उसको हटाना होता है तो पार्लियामेंट अप्रूवल से हो जाता है, पार्लियामेंट अप्रूवल की जरूरत रहती है। पर ये केस में डायरेक्टली प्रेसिडेंट के ऑर्डर से वो निकल सकता है क्योंकि ये टेम्पररी प्रोविजन है। आर्टिकल 370 इज अ टेम्पररी प्रोविजन, तो प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर से वो निकल सकता है। पर आर्टिकल 370 सबसेक्शन 3 में एक प्रोविजो है नीचे, प्रोवाइडेड दैट recommendation of Jammu and Kashmir State Assembly is mandatory before the president order। मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली का रिकमेंडेशन आएगा, उसके बाद ही प्रेसिडेंट ऑर्डर देके आर्टिकल 370 को रिमूव कर सकता है। और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली से रिकमेंडेशन कब आएगा? जब वहां के असेंबली में 2/3 मेजोरिटी से वो बिल पास होगा। तो जो कि आज के टाइम पे आजकल पॉलिटिकल सिनेरियो में, कंसिडरिंग द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ये पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग बोलते हैं 370 को हटाना, जो लोग बोलते हैं कि 370 हटना चाहिए, मतलब हट सकता है, वो गलत है, बहुत मुश्किल है आज के सिनेरियो को कंसिडर करते हुए। अब सेकेंड थिंग कि उसे हटना चाहिए या नहीं, ये भी हम डिस्कस करते हैं। अगर आर्टिकल 370 को हटाया जाए तो इश्यू ये होगा कि इंडिया के पास आज जो एक प्रूफ है ओवर द लीगल ओनरशिप ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, वो भी चला जाएगा। अगर आर्टिकल 370 निकल गया तो इंडिया के पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं होगा टू कंट्रोल द जम्मू एंड कश्मीर। एंड देन क्या होगा? पाकिस्तान और हुर्रियत के जो नेता है वो जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या यूनाइटेड नेशन, वहां पे जाके वो लोग अपील करेंगे कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड वहां पे अपनी पकड़ थोड़ी कम हो जाएगा इंडिया जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। सो ये सोल्यूशन नहीं है आज की तारीख में। इसका अब आप पूछोगे इसका सोल्यूशन क्या है? ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, पिछले 6-7 दशक से जम्मू एंड कश्मीर में लड़ाई चल रही है, 3 युद्ध हो चुके हैं जैसा आपको सबको पता है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म से कुछ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पार्लियामेंट ने 1954 में एक ये आर्टिकल पास किया था, आर्टिकल 35A कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया था। अब ये क्या बोलता है आर्टिकल 35A? सबसे पहली बात, ये आर्टिकल की लीगलिटी पे भी बहुत सारे लोग तो ये क्वेश्चन करते हैं, और जो कि सही है क्वेश्चन करना, क्योंकि नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट अप्रूवल से पास होता है, पार्लियामेंट का सैंक्शन चाहिए। पर ये जो आर्टिकल था वो उस टाइम के प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली ऑर्डर या नोटिफिकेशन जारी करके पास किया था, जो कि डिबेटेबल इश्यू है। सुप्रीम कोर्ट इज द राइट ऑथोरिटी टू एडजस्ट ऑन द सेम, एडजस्ट ऑन द लीगलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। तो ये जो आर्टिकल है वो देता है स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब स्पेशल स्टेटस क्या? तो जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पे बताओ तो जो पीपल बिलोंगिंग टू अदर स्टेट्स, वो लोग कश्मीर में प्रॉपर्टीज बाय नहीं कर सकते, उस पर मालिकाना हक नहीं जमा सकते हैं। सेकेंड थिंग, वहां की जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट जॉब है, वो अवेल नहीं कर सकते। थर्ड थिंग, अगर कश्मीर की कोई लड़की किसी अन्य राज्य के किसी नागरिक से शादी कर लेती है तो उस पर्टिकुलर लड़की की सारी जो प्रॉपर्टीज है उस पर वो मालिकाना हक नहीं जमा सकती और वो फ्यूचर में खरीद भी नहीं सकती है जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टी, और उसकी जो स्थायी नागरिकता है वो छीन ली जाती है। तो ये सारी जो स्पेशल स्टेटस जो दिए गए वहां के सिटीजन्स को, वो डिबेटेबल इश्यूज है, और वो दूसरे जो राज्य के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि टैक्स तो दूसरे राज्य वाले भी भरते हैं और वो टैक्स का पैसा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में यूज भी होता है। तो अगर दूसरे राज्य के लोगों का टैक्स का पैसा जम्मू एंड कश्मीर में यूज हो रहा है तो दूसरे लोगों के साथ इतना भेदभाव क्यों? वो क्यों कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, क्यों वहां जाके अपना कारोबार नहीं कर सकते? तो ये एक डिबेटेबल मैटर। अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आर्टिकल 35A को हटाना पड़ेगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये हमारे पास पावर है आर्टिकल 35A हटाने की। इसको हटा दिया तो सारे स्पेशल स्टेटस निकल जाएंगे कश्मीर को, तो दूसरे जो नागरिक है और कश्मीर के नागरिक दोनों में सेम स्टेटस हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उनपे कश्मीर के लोगों पे बर्डन आएगा, यहाँ के लोग वहां पे जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट करेंगे, वहां पे कंपटीशन बढ़ेगा, वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और वहां पे कंपटीशन वजह जैसे दूसरे स्टेट में इकोनॉमी, वैसे वहां की इकोनॉमी भी बूम हो जाएगी। तो
परफेक्ट दूसरे स्टेट की तरह वो भी रेगुलराइज हो जाएगा और वहां पे बेरोजगारी कम हो जाएगी, उसकी वजह से पत्थरबाजी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट एस्पेक्ट है। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि हमें हर जो भी एक्ट पास होता है इंडिया में, मोस्ट ऑफ द एक्ट आप देखोगे उसका पहला वर्डिंग होता है दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो चीज है ये हमें ये पॉलिसी अभी हटानी पड़ेगी, हर एक्ट को जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल करना होगा। ये सेकंड थिंग है। तो धीरे धीरे वो मर्ज होता जाएगा इंडिया में। थर्ड थिंग आप देखोगे तो पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे, पर अब प्रेसिडेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया था, उससे अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है। अब ये एक सोल्यूशन हो गया 35A को हटाना। सेकंड थिंग 370 को कैसे हटाए। तो 370 को जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको हटाने के लिए पार्लियामेंट असेंबली की अप्रूवल चाहिए, जो स्टेट असेंबली है जम्मू कश्मीर की उसके अप्रूवल चाहिए। अभी सेकंड थिंग, अगर ये हट भी जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो भी क्या होगा, क्योंकि ये जो प्रोविजन है आर्टिकल 370 में, वो सेम प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर का अलग से जो संविधान है उसके अंदर भी है। अब यहां से तो हटा दे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली से कैसे हटाए, तो उसके लिए वहां के स्टेट असेंबली में 2/3 मेजोरिटी जरूरी है। अब वो कैसे है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटा के इंडिया फोर्सफुल इन्वेजन तो नहीं कर सकता जम्मू कश्मीर में, क्योंकि फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अपने अगेंस्ट हो जाएगी। तो लॉजिकली, नॉट इमोशनली, लॉजिकली अगर सोचने जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इंडिया का अभी क्या स्टेप्स होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया, इसको रिमूव करना पड़ेगा, धीरे धीरे रेगुलराइज करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर दोनों में थोड़ा मर्ज होना चाहिए, सारे लॉज एक हो जाने चाहिए, लोग एक हो जाने चाहिए, वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुलने चाहिए, यहाँ के लोग रेस्ट ऑफ द इंडिया के लोग वहां पे माइग्रेट होने चाहिए, कश्मीरी पंडित का रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे खड़ी होगी, IIM IIT जैसे मोदी जी कर रहे, IIM IIT जितना वहां पे स्थापित हो गए वैसे यहाँ के लोग माइग्रेट हो जाएंगे। वहां की सेफ्टी बढ़ानी चाहिए, जैसे अफवाह ऑलरेडी है वहां पे, तो इंडियन आर्मी इज देयर टू टेक केयर ऑफ द पीपल रिसाइडिंग देयर, सो नो इश्यूज एज सच, बट फिर भी सिक्योरिटी थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। तो जैसे यहाँ की पॉपुलेशन वहां पे डाइवर्ट हो जाएगी, लोग वहां पे जाना शुरू हो जाएंगे, सेटल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये हटने के बाद में वो सेटल भी हो सकते हैं, वहां के स्कीम्स भी अवेल कर सकते हैं और वहां पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो पॉलिटिकल पावर है जम्मू एंड कश्मीर का वो चेंज हो जाएगा। अगर वहां के जो वोटर्स है, वो जो वहां का डेमोग्राफिक है वो चेंज हो जाएगा। अभी एट प्रेजेंट वो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है जम्मू कश्मीर, बट धीरे धीरे 5-10 सालों में जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया उसके हिसाब से 5-10 सालों में वहां का जो ये है डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा और वहां पे पॉपुलेशन बैलेंस हो जाएगी। जैसे कि जम्मू है वहां पे अभी बैलेंस्ड है, बाकी के रेस्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर में भी बैलेंस्ड हो जाएगी। उससे क्या होगा, उससे जो आज से 5 या 10 साल बाद जो पॉलिटिकल पावर होगी वो अलग होगी। आज जो है हुर्रियत के नेता राज कर रहे, उसकी जगह पे कोई अच्छी पॉलिटिकल पार्टी होगी, जैसे कि बीजेपी फॉर एग्जाम्पल। तो वो पार्टी आने से क्या हो जाएगा, फिर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली में बिल पास हो जाएगा कि वो आर्टिकल 370 जो प्रोविजन उसमें है जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो निकाल दी जाएगी। उससे क्या होगा कि वहां से भी प्रोविजन खत्म और यहाँ से आर्टिकल 370 उनके वो रिकमेंडेशन देगा स्टेट असेंबली, यहाँ से 370 यहाँ से भी खत्म, तो प्रॉब्लम सॉल्व और एज गुड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर साइन हो जाएगा। सेम लीगल इफेक्ट इंडियन यूनियन में मर्ज हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो ये सोल्यूशन है, बट ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ऐसा कोई सोचता नहीं है। सब लोग को शॉर्ट टर्म सोल्यूशन चाहिए, 370 हटाना है, बट इसके बारे में लीगल एस्पेक्ट में कोई बात नहीं करता है। इसलिए मैंने सोचा कि आइए हम बात करते, नॉलेज थोड़ा बढ़ाते लोगों का, मेरा भी और लोगों का भी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।